स्वागत है आपका स्मरण एजुकेशन में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऋतु परिवर्तन कि पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन किस तरह से होता है। दिन रात छोटे बड़े यानी कि गर्मियों के दिन बड़े और सर्दियों के दिन छोटे क्यों होते हैं, तो सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक है। इसको वन बाय वन टॉपिक हम कवर करेंगे और बहुत ही आसान बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कुछ फैक्चुअल भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और इसको एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं। यानी ये दोनों गति साथ में होती रहती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। ऋतुओं में परिवर्तन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे हमको ऋतुओं में परिवर्तन जो होते हैं उनको समझने में काफ़ी सहायता होगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा पहुँचती है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे कि पृथ्वी का मध्य भाग जो इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा वाला जो भाग है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें तिरछा पड़ती हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, वहाँ पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। इसीलिए दोनों ध्रुवों में बर्फ़ जमी होती है, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में। दूसरी बेसिक बात ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष की ओर थोड़ा सा झुकी हुई है, जिसके कारण होता क्या है कि अगर सूर्य का प्रकाश मध्य भाग का पड़ता है तो जो झुकाव के कारण उसका प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर भी पड़ता है। जब पृथ्वी घूमती है तो उसका दक्षिणी ध्रुव भी इस स्थिति पे आता है, जैसे वो भी उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। पृथ्वी का थोड़ा सा झुकाव यानी टिल्ट, अगर पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है इस कारण से ये होता है। अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो उसका ध्रुव कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता, जिससे सूर्य का प्रकाश यहाँ पर कम पहुँच पाता, बिल्कुल नाम मात्र का पहुँच पाता। तो इसका जो झुकाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी की आपको 4 स्थितियाँ इस डायग्राम में दिखाई गई हैं: 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। सबसे पहले हम बात करेंगे 21 जून की कि 21 जून में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की क्या स्थिति होती है, किस गोलार्ध में क्या क्या ऋतु होती है, किस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और किस गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 21 जून की। सूर्य की किरणें 21 जून में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं, क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, इसीलिए सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध की सबसे महत्वपूर्ण रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे भारत देश से मध्य से गुजरती है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ग्रीष्मकाल होता है। अगर हम इक्वेटर से की बात करें तो इक्वेटर के उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इस उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्मकाल होता है और वहीं शीत ऋतु दक्षिण गोलार्ध में होती है। ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर शीत ऋतु होगी और ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध पर होगी। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव पर 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है, जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून में जो रातें होती हैं सबसे छोटी होती हैं और दिन सबसे बड़ा होता है। और उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को ग्रीष्मकाल होता है। इसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत इंग्लिश में हम इसे ग्रीष्म समर सोलेस्टिक और हिंदी में इसे हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, समर सोलेस्टिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत किस तारीख में होता है, तो वो 21 जून को होता है। इसके बाद हम समझेंगे 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति क्या रहती है। तो 22 दिसंबर को पृथ्वी का
दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की तरफ दिशा करे होता है। तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे दक्षिणी ध्रुव पर ग्रीष्मकाल होता है, और उत्तरी ध्रुव पर, जो कि ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उत्तरी ध्रुव पर शीत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु होती है। इसे हम बोलते हैं दक्षिण आयनांत, दक्षिण आयनांत या शीत आयनांत। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो ग्रीष्म ऋतु होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध का जो दक्षिणी ध्रुव है, जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहती है। अब हम समझेंगे दोनों स्थितियों को समझने के बाद हम तीसरी स्थिति पर आते हैं। तीसरी स्थिति हम 21 मार्च की बात करेंगे। 21 मार्च के समय पृथ्वी का दोनों गोलार्धों में से किसी भी गोलार्ध का एक और झुकाव नहीं होता, यानी कि जो पृथ्वी का जो मिडल वाला हिस्सा है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे कि बीच वाले हिस्से पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इससे होता क्या है कि दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इस अवस्था में नहीं झुके होते, और यहाँ पर दिन और रात भी बराबर होती। 21 मार्च के समय उत्तरी गोलार्ध पर वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर यानी दक्षिणी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध पर वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध पर शरद ऋतु। इस स्थिति को हम विषुव कहते हैं। विषुव इसलिए बोलते हैं क्योंकि विषुवत वृत्त पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, इसलिए हम विषुव कहते हैं 21 मार्च का समय। अब हम बात करते हैं चौथी स्थिति की। 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वही स्थिति यानी कि विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जिससे शरद ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध पर और वसंत ऋतु होती है दक्षिणी गोलार्ध पर। अब यहाँ उल्टा हो चुका है। 23 सितंबर को हमने देखा कि शरद ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध पर और वसंत ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध पर, जबकि 21 मार्च को होता क्या है? उत्तरी गोलार्ध पर क्या होती? वसंत ऋतु। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो गई? शरद ऋतु हो गई। 23 सितंबर को शरद ऋतु हो गई। तो यहाँ पर दोनों ध्रुवों में फिर से चेंजेस हो गए हैं 21 मार्च के बाद 23 दिसंबर में। तो ये हम समझ चुके हैं। और दोनों समय यानी कि 21 मार्च को समय और 23 सितंबर के समय जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं, दोनों में दिन रात बराबर होते हैं, बड़े छोटे नहीं होते। और इसके अलावा दोनों स्थितियों में यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को किरणें जो होती हैं सीधे विषुवत वृत्त पर चमकती हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, इक्वेटर पर चमकती हैं, जिससे कि दोनों गोलार्धों में न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा ठंड होती है। मतलब कि जो स्थिति है वो 22 दिसंबर और 21 जून से अलग होती है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि घूर्णन गति करते समय पृथ्वी का जो है अपने अक्ष की ओर झुकाव होता है। तो आप देख रहे होंगे जब पूरा साइकिल जब पूरा करती है तो पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है ना, वो अपनी दिशा को नहीं बदल रही है। आप देखेंगे इस दिशा में भी एक ओर झुकी हुई, इसमें भी वही झुकाव है और इसमें भी वही झुकाव, मतलब एक जैसा झुकाव है। एक चीज़ और समझने वाली ये है कि कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये पृथ्वी के आधे भाग में उजाला है और आधे भाग में लाइट कम है, ये कैसा क्यों? इसलिए क्योंकि पृथ्वी घूमती भी है, दिन रात होते हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है परिक्रमण के साथ साथ। तो पृथ्वी का जो हिस्सा अभी जहाँ पर रात है वो आगे 12 घंटे के बाद जो रात के बाद दिन भी आएगा, तो ये घूम रही है ना। तो जैसे इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं ये सामने वाला हिस्सा है इसलिए थोड़ा सा लाइट है, ये पीछे वाला हिस्सा इसलिए थोड़ा डार्क है, मतलब ये रात को शो कर रहा है और ये सामने वाला हिस्सा दिन को शो कर रहा है। यानी इसके पीछे वाला हिस्सा जो है, इस वाले गोलार्ध का जो पीछे वाला हिस्सा जो सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन होगा और इसलिए यहाँ पर पीछे रात शो हो रही है। ठीक। दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि हमने अभी 4 स्थितियों के बारे में बात की। 21 जून की बात की, 23 सितंबर की बात की, 22 दिसंबर की बात की, 21 मार्च की बात की। इन स्थितियों के बारे में हमने इसलिए चर्चा की क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु के पीक पॉइंट्स हैं। यानी कि यहाँ पर आकर वो जो ऋतु है, जो पर्टिकुलर ऋतु है, सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना दिखाती है।
तो इसीलिए हमने इन स्थितियों को चुना। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है यहाँ से उत्तरायण मतलब कि उत्तरायण में मतलब कि ट्रांसफर होने लगती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उत्तरायण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु फिर आकर 21 जून में सबसे ज़्यादा होती है, फिर यहाँ से फिर विश्व में यानी कि बृहस्पतिवार में सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, इसके बाद ये ट्रांसफ़र होने लगती है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होने लगती है, मतलब ये उत्तर दक्षिण, इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो सूर्य के सामने आने लगता है। अभी यहाँ पर उत्तर वाला हिस्सा था, तो यहाँ पर परिवर्तित होकर यहाँ पर आएगा, तो ये दक्षिण वाला हिस्सा सूर्य के सामने हो गया, यानी दक्षिण गोलार्ध पर गर्मी ज़्यादा होगी और उत्तरी गोलार्ध पर ठंड होगी। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है ना। हमने इनको इसलिए चुना क्योंकि ये पीक पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर सीज़न के, इसीलिए हम इनको चुना। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीबन 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सूर्य पूरी तरह से सेंटर में नहीं है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सूर्य की स्थिति पूरी तरह से सेंटर में नहीं है। अब हम समझेंगे कि अपसौर और उपसौर क्या कहलाता है। उपसौर का मतलब ये है कि पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक होती है, यानी जो उसका जो कक्षा है उस कक्षा में जब वह सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो उस भाग को या उस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं, और ये स्थिति 3 जनवरी को आती है। और इसके बाद हम अपसौर की बात करते हैं। अपसौर सूर्य से जब पृथ्वी सबसे दूर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं, और ये स्थिति आती है 3 जुलाई को। अब देखेंगे दूरी में क्या अंतर आता है। तो अगर हम दूरी की बात करें तो अपसौर जब होता है तब पृथ्वी से सूर्य की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है, और वहीं उपसौर के समय सूर्य से दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। और इन दोनों स्थितियों के बारे में हम जान चुके हैं, 21 जून और 21 दिसंबर के बारे में, 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में।